हम शुरू कर रहे हैं आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लेसन नंबर 9 भोली। ये एक हिंदी का शब्द है। सबसे पहले आप ये जान जाइए कि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसे शब्द सुने होंगे। भोली, भोली का मतलब होता है सीधी सादी। तो ये भोली लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लड़की के बारे में है, ये फीमेल कैरेक्टर के बारे में है। आइए देखते हैं इसका सेंट्रल थीम क्या है, किसके बेसिस किस मेन मुद्दे के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमेगी। तो ये देखते हैं हम, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है जिस पर ध्यान न दिया जाए। तो बहुत छोटे, जब भोली छोटी थी तब से ही उसको घर पे उसका कोई ध्यान देता नहीं था। Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? Expectations मतलब उम्मीद। तो ये पूछ रहा है कि उसका टीचर उस पर ख़ास ध्यान क्यों देता था, उसमें ख़ास इंटरेस्ट क्यों लेता था। टीचर उसको बहुत पसंद करता था, ये पढ़ के ऐसा लग रहा है। और क्या भोली अपने टीचर की उम्मीदों पे खरी उतरी। तो आइए देखते हैं इस कहानी के बारे में। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये स्टोरी एक सीधी सादी बच्ची के बारे में है, जिसको कुछ चोट लग जाने के कारण वो उसके दिमाग पे के किसी हिस्से में असर हुआ और वो सीधी सादी रह गई। तो इसमें लड़की होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर लड़का होती तो इस स्टोरी का नाम होता भोलू। तो मेन चीज़, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इस चैप्टर में या इस लेसन में जो आगे बताई गई है, वो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताई गई है कि एजुकेशन किसी भी आदमी के जीवन में कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारी सोसाइटी जो है वो अलग अलग तरीके से किस तरह प्रेजुडिस्ड होती है, कैसे पहले लोगों के बारे में सोच के रखती है कि वो कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उनके किसी काम को करने से पहले ही वो ये मान के चलते हैं कि ये आदमी सीधा साधा है या बहुत होशियार है। तो आइए देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग सी कहानी लग रही है। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton लिखा है ना, इसका मतलब सीधी सादी। तो उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से सभी लोग उसको भोली बुलाते थे। She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some sort of a brain. That was why she remained a that was why she remained a backward child and came to be known as भोली, the simpleton. तो अब भोली का कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया जा रहा है इसमें कि वो गांव के नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। ये मतलब उसकी 3 बच्चे और थे, और वो जब 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी, जिसके कारण उसके दिमाग के किसी हिस्से में चोट लग गई थी। लिखा हुआ है ना, डैमेज्ड, खराब हो गया था कोई हिस्सा उसके दिमाग का, जिसके कारण वो बैकवर्ड चाइल्ड रह गई थी। बैकवर्ड मतलब पिछड़ी, सोचने समझने में। यहाँ पिछड़ी, चूंकि ब्रेन की बात हो रही है तो पिछड़ी यहाँ सोचने समझने के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए उसका नाम भोली पड़ा। At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. तो ये उसके साथ तो बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं कि बता रहा है कि वो बचपन में बहुत गोरी थी, बहुत सुंदर थी। शी वॉज वेरी फेयर। लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गया। छोटी माता कहते हैं ना गाँव में, स्मॉल पॉक्स हो गया, तो जिसमें सिर्फ उसकी आंख बच गई, लेकिन सारे शरीर पे पॉक मार्क्स, ये जो पॉक मार्क्स लिखा हुआ है ना, पॉक मार्क्स ये लिखा हुआ है,
पॉक मार्क्स का मतलब जब शरीर पे चकत्ते या दाग या निशान स्किन पे पड़ जाते हैं तो उसको पॉक मार्क्स कहते हैं। तो उसका शरीर पूरा ख़राब हो गया, परमानेंटली डिसफिगर्ड, मतलब हमेशा के लिए ख़राब हो गया, और उसके सारे शरीर पे दाग हो गए, सिर्फ आंखें बच गई थी उसकी। और उससे भी बड़ी बात कि वो 5 साल की उम्र में उसने बोलना शुरू किया था, और जब बोलना शुरू किया तो वो स्टैमर करती थी। स्टैमर का मतलब होता है रुक रुक के बोलना, हकलाना, जिससे कि बच्चे उसको मिमिक करते थे। ये देखिए मिमिक्ड वर्ड लिखा है, मिमिक्ड का मतलब टू कॉपी, उनकी नकल उतारते थे उसकी। इसके कारण वो और भी कम बात करती थी। तो यानी उसके साथ बहुत सारी चीज़ें छोटी उम्र में ही हो गई थी, बुरी चीज़ें। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 sons and 4 daughters, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली। तो रामलाल जो गांव के नंबरदार थे, वो भाई साहब के 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां, और भोली जो थी वो सबसे छोटी थी। It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. Of the daughters, Radha the elder had already been married. The second daughter, Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. तो अब ये रामलाल के घर के बारे में बता रहा है कि उनके 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां। लड़कों को स्कूल भेजा गया था, फिर कॉलेज भी भेजा गया शहर में। लड़कियों में एक की शादी हो गई थी, सबसे बड़ी जो राधा थी। मंगला की शादी फिक्स हो गई थी, सेटल हो गई थी, मतलब अब वो होने ही वाली थी। उसके बाद वो चंपा की शादी करने का मन बना रहे थे, और सारी लड़कियां उनकी हेल्दी, स्ट्रांग, अच्छी खासी दिखने में सुंदर थीं। तो शादी में कोई दिक्कत, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, तो उनके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली थी। बस ये जो 7वीं बच्ची थी या चौथी बहन जो थी चारों लड़कियों में से, ये भोली थी, जिसमें थोड़ा सा इशू दिख रहा था नैरेटर को या रामलाल को। समाज के हिसाब से उस लड़की में दिक्कत थी ना, क्योंकि उसको चोट लग गई थी, वो सीधी सादी थी, उसके शरीर पे दाग थे। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। तो एक बाप की तरह जो नॉर्मल रामलाल, आप समझ रहे हैं, रामलाल बहुत परेशान था भोली के लिए। उसके पास न वो सुंदर थी, न उसके पास इंटेलिजेंस था, न उसके पास तेज दिमाग था। Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform the opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. So you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. तो अब रामलाल के कैरेक्टर के बारे में आप समझिए, रामलाल आदमी कैसा था। रामलाल ने अपने सारे लड़कों को पढ़ने भेजा था शहर में, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाता था वो। अब जिस देश काल वातावरण में वो था उस समय यही मानसिकता रही होगी, तो रामलाल को आप समझेंगे तो इस कहानी को आप बेहतर समझ पाएंगे। तो भोली जब 7 साल की थी, अब आगे कहानी बढ़ रही है, तब उसकी दूसरी बहन मंगला, बड़ी बहन राधा, दूसरी मंगला, तीसरी चंपा, चौथी भोली। तो मंगला की शादी तब हुई जब भोली 7 साल की थी। और उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला था, जिसका उद्घाटन करने के लिए वहाँ के तहसीलदार साहब आए होंगे। तहसीलदार समझते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो तहसीलदार साहब आए थे, और नंबरदार जो होता है, रामलाल नंबरदार था, आपने शुरू में सुना, वो रेवेन्यू ऑफिशियल, आयकर विभाग, कर विभाग में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो काम करता था। तो जो तहसीलदार साहब आए, उन्होंने कहा कि चूंकि तुम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हो और सरकारी मुलाजिम हो, लिखा है ना, यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, यू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, लिखा है ना यहाँ पे, यू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, तुम सरकार को रिप्रेजेंट करते हो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो, तो तुम्हें उदाहरण सेट करना चाहिए। तुम्हें अपनी लड़कियों को
स्कूल भेजकर एक अच्छा उदाहरण सेट करना चाहिए। अब तो रामलाल फंस गए भाई। अब तो एक तरफ उनका विचार है कि लड़कों को पढ़ने भेज रहे थे वो, अब नौकरी में आ गए, सरकारी नौकरी में आ गए, तो अब उदाहरण स्टैब्लिश करना पड़ेगा उनको। तो देखिए ऐसे आके प्रैक्टिकलिटी में ये तो बहुत अच्छी बात हुई फिर भी। दैट नाइट when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" तो अब रामलाल की बीवी, उन्हें घर जाके कंसल्ट किया। कंसल्टेड का मतलब क्या होता है? मशवरा, सलाह मशवरा। तो घर जाके अपनी बीवी से तो कंसल्ट करना पड़ेगा ना भाई, दोनों के ही बच्चे थे ना, अकेले रामलाल के बच्चे तो थे नहीं। तो बीवी से कंसल्ट किया कि भाई तहसीलदार साहब ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो उसकी बीवी चिल्लाई, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। लिखा है ना, आर यू क्रेजी, अगर तुम लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल had not the courage to disobey the Tehsildar. At last his wife said, I'll tell you what to do. Send Bholi to school. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. तो अब लेकिन अब रामलाल में हिम्मत तो थी नहीं कि तहसीलदार का कहना मान दे भाई। कलेक्टर का कहना कौन, का हुक्म कौन टाल सकता है। तो ये सब सुनने के बाद अब नहीं टाल सकता था, तो उसकी बीवी ने एक उपाय समझाया कि अब ये राधा की शादी हो गई, मंगला की शादी हो गई, चंपा को वो भेजना नहीं, बोले कि इस भोली को भेज देते हैं। तो यहाँ वो होशियारी दिखा रही थी अपनी तरफ से कि ये तो दिखने में भी बदसूरत है, अगली लिखा हुआ है ना कि शी हैज़ एन अगली विद हर अगली फेस। बोले इसकी तो शादी होनी नहीं है इस बुरी सी शक्ल के साथ। अगली मतलब ख़राब, बुरी सी शक्ल के साथ, और इसके पास दिमाग भी नहीं है। लिखा है ना, शी हैज़ नो सेंस। तो अब इसकी चिंता टीचर्स को करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल caught Bholi by the hand and said, Come with me, I'll take you to school. Bholi was frightened. She did not know what a school was like. तो अगले दिन सुबह सुबह उसका हाथ पकड़ लिया रामलाल ने भोली का, उसको हाथ से पकड़ के बोले चलो तुम्हें स्कूल ले चलते हैं। अब किसी भी छोटे बच्चे को पहली बार अब स्कूल ऐसे बोले चलो तुम्हें स्कूल ले चलते हैं, तो बेचारी डर गई। उसको तो पता ही नहीं था कि स्कूल होती क्या चीज़ है। तो भोली वॉज फ्राइटेंड। ये देखिए बेचारी को यहाँ पे पकड़ के ले जा रहे हैं। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. तो वो तो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, 7-8 साल की रही होगी। तो उस समय छोटी सी बच्ची थी, उसको पता था कि गाय को भी, हमारी पुरानी गाय जो थी वो लक्ष्मी, उसको भी बाहर ले गए थे और बेच दिया था। तो ये बेचारी तो छोटी बच्ची डर गई कि मुझे बाहर ले जा रहे हैं, मुझे भी बेच देंगे ये। तो बच्चों का तो अपना ही चल रहा होता है। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. Grip का मतलब होता है पकड़। तो अपने पापा की पकड़ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया, नहीं 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 करते हुए। What's the matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I'm only taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? तो अब रामलाल से हाथ छुड़ा लिया उसने। तो रामलाल ने कहा, अरे बेवकूफ़ तेरे साथ क्या है, व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारे साथ क्या मामला है बेवकूफ़ लड़की। तो बोला मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही ले जा रहा हूँ। और फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसको कुछ ढंग के अच्छे कपड़े पहना दो, वरना वहाँ जब जाएंगे तो टीचर्स और वो जो स्कूल में और लड़कियाँ हैं वो देख के हमें पता नहीं क्या कहेंगी, क्या सोचेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। तो नए कपड़े तो भोली के लिए कभी बनाए ही नहीं गए थे। सारी बड़ी बहनों के कपड़े जो छोटे होते थे वो उस तक मिल जाते थे। भाई छोटे बच्चों के साथ, छोटे घर में जो छोटे होते हैं उनके साथ तो यही होता है अक्सर। लेकिन इसका तो और भी कोई ध्यान नहीं रखता था भोली का, उसके कपड़े तक नहीं कोई धुलता था, गंदे कपड़े ही पहने रहती थी वो। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। तो चंपा इससे जो जस्ट बड़ी वाली बहन थी, तीसरे नंबर की बहन,
उसका एक कपड़ा उसको मिला जो कई बार धोने के बाद थोड़ा छोटा हो गया था वो, और चंपा को फिट नहीं आता था, तो इसके लिए तो नया ही था, तो इसको वो नया कह के वो कपड़े पहना दिए गए। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. तो उसको नहलाया गया, उसके रूखे, मैटेड मतलब रूखे, तो उसके रूखे बालों में तेल भी लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. तब उसको पता चला कि जहाँ भी हम जा रहे हैं, तब उसको विश्वास हुआ कि हम जिस जगह भी जा रहे हैं वो जगह घर से तो अच्छी होगी। बताओ, छोटे बच्चे ने इतना समझ लिया कि जिस जगह ले जाने के लिए मुझे इतना तैयारी कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं, वो जगह घर से अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि घर में रहने के लिए तो गंदा ही रखते हैं, कोई ध्यान नहीं रखता, और जब वहाँ भेज रहे हैं तो इतना सब कर रहे हैं, तो उसको लगा कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वो जगह घर से तो अच्छी होगी। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked out about her with fear-laden eyes. तो स्कूल पहुंच के बच्चे अपने क्लासरूम में ऑलरेडी बैठे हुए थे। रामलाल ने अपनी बच्ची को हैंडेड ओवर मतलब दे दिया। तो रामलाल ने दे दिया अपनी बच्ची को हेडमिस्ट्रेस को, हेडमिस्ट्रेस मतलब वहाँ के प्रिंसिपल को। और लेट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हाँ विद फियर लेडन आइज। फियर लेडन मतलब डरी हुई, डर से भरी हुई। तो जब अकेली छूट गई, लेट अलोन मतलब जब उसको अकेला छोड़ दिया गया हेडमिस्ट्रेस के साथ, तो वो हेडमिस्ट्रेस को डरी हुई आंखों से, फियर लेडन आइज से देखने लगी। There were several rooms, and in each rooms girls like her squatted on mats. Squatted मतलब अपने घुटने झुका के बैठने के तरीके को squatted कहते हैं। स्क्वाट करना, जब नीचे ज़मीन पे बैठ जाते हैं ना, घुटने उठने उठा के, कुर्सी उर्सी पे नहीं, सीधे ज़मीन पे अगर आप अभी बैठ जाएं तो घुटने झुक जाएंगे आपके, उसको स्क्वाट बोलते हैं, SQUAT। तो वो उसने ये देखा कि वहाँ पे बहुत सारे कमरे थे, और हर कमरे में लड़कियाँ स्क्वाट करके मैट्स पे, जमीन, दरी, मैट्स का मतलब दरी, यहाँ मैट्स का मतलब दरी पे बैठी हुई थी। एंड रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, तो वो क्या कर रही थी? किताबों से पढ़ रही थी या अपने स्लेट पे लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो हेड मिस्ट्रेस ने भोली को चुपचाप बैठने के लिए कह दिया, एक क्लासरूम में किनारे मैट पे बिठा दिया उसको। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. तो भोली अब स्कूल घर से बाहर निकली थी। घर में तो उस बेचारी की कोई इज्जत थी नहीं, उसको सीधा ऑलमोस्ट बेवकूफ़ी समझते थे सारे, दिखने में भी ठीक ठाक नहीं थी। तो अपनी उम्र की सारी बच्चियों को देख के बड़ी खुश हो रही थी कि उसके जैसे और भी लोग हैं। और उसको स्कूल के बारे में कुछ पता भी तो नहीं था ना, कि स्कूल में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें स्कूल में कराई जाती हैं, किसी ने बताया ही नहीं था, या कभी उसने देखा ही नहीं था। और घर में उसकी बाकी बहनें भी तो नहीं पढ़ी लिखी होंगी ना, क्योंकि वो लड़कों को ही सिर्फ पढ़ने भेजा था उन्होंने। तो उसको ये था कि कोई दोस्त उसका यहाँ पे बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द girls, but Bholi could understand nothing. She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village. अब इसके दिमाग खोलने लगा। अब इसकी सोच, जो ख्याल होते हैं, बच्चा है जो चीज़ें देखेगा तो उसको रिलेट करेगा। तो वहाँ जब गई तो टीचर बच्चों लड़कियों से कुछ बोल रही थी, जो लेडी टीचर थी क्लास में वो लड़कियों से कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चारों तरफ देखे जा रही थी, जो पिक्चर्स बने हुए थे, जो रंगीन चित्र बने हुए थे दीवारों पे, वो उसको बहुत फैसिनेट कर रहे थे। फैसिनेट मतलब हैप्पीली सरप्राइज्ड होता है, आश्चर्य से देख रही थी उनको। जो दीवार पे भूरे रंग का घोड़ा बना हुआ था वो बिल्कुल उसको उस घोड़े जैसा लग रहा था जिस पे तहसीलदार साहब आए थे। देखिए, बच्चा रिलेट कर रहा है, भोली अब रिलेट कर रही है। The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard.
and the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. तो सारी चीज़ों को रिकग्नाइज कर रही थी। काले रंग की बकरी देखी, उसने देखा कि ये ऐसी भी बकरी देखी है हमने पड़ोस में। हरे रंग का तोता देखा, उसने कहा ये तो आम के बाग में मैं उसने भी देखा है। तो बच्ची अब रिलेट कर रही थी। जो आसपास जो चित्र बने हुए थे, अब स्कूल में आ गई थी। अब उसका दिमाग यहाँ से खुलने का पहला दिन था। तभी उसने देखा कि टीचर उसके बगल में आके खड़ी हो गई है और उसको देख के मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? तो उसने कहा कि छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भो भो भो। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तो वो भो 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 करती रही, स्टैमर करती थी ना, हकलाती थी। तो बोली इसके आगे वो बोल नहीं पाई। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. Helpless, बिना मदद की, मतलब जिसको जिसको कोई मदद न मिल रही हो। तो अब बोल तो पा नहीं रही थी बेचारी, तो रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, आंसू बहने लगे, ऐसे जैसे बाढ़ आ जाती हो। हेल्पलेस फ्लड। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. तो अब जब बोल नहीं पा रही थी तो रोने लगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उसने अपना सर झुका के वहीं पे कोने में सर झुका के अपना बैठ गई। और ऊपर क्यों नहीं देख रही थी? क्योंकि उसको पता था कि जो लड़कियां अगल बगल हैं वो उसको देखकर जो पहले हंस रही थी वो अब भी हंस रही हैं। हकलाने वाले आदमी को देख के, हकलाने वाले बच्चे को देख के क्लास में उसकी क्लास के बच्चे हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप किसी की भी कमज़ोरी का मजाक कोई भी उड़ाएगा तो उसे कहाँ से पसंद आएगा? तो ये स्थिति थी। When the school bell rang, all the girls returned scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. तो जब स्कूल की घंटी बज गई तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी स्करी, ये लिखा हुआ है ना आपको? When the school bell rang, all the girls scurried out. ये लिखा है ना scurried out, माने हड़बड़ाहट में बाहर भागना। तो सारी लड़कियां बाहर भागी। भाई छुट्टी होती है या बेल लंच होता है तो सारे बच्चे पहले हल्ला करके हो करके बाहर भाग जाते हैं। उसकी क्लास में ऐसा ही हुआ। लेकिन उसका सर अभी भी नीचे हुआ। हर हेड स्टिल लोवर्ड, मतलब वो अभी भी सर झुका के बैठी हुई थी, अभी भी। सॉबिंग, ये वर्ड एक और है ना, सॉबिंग, अभी भी रो रही थी। सॉबिंग मतलब आवाज़ निकाल के रोना, जो हूँ करके रोते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करके अभी भी रो रही थी। सुबकना बेसिकली। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, in all her life she had never been called like that. It touched her heart. तो आवाज़ उसको यही आवाज़ आई, भोली। तो और उसने इतने प्यार से किसी को बुलाते हुए जीवन में अपने, भोली ने, बताइए बेचारी अपने घर पे रहती थी, इतने प्यार से उसको घर में भी किसी ने नहीं बुलाया था। इतनी प्यारी सी आवाज़ में टीचर ने बोला कि वो बस वो उस आवाज़ से खुश हो गई थी कि इतने प्यार से भी कोई बुला सकता है। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप। तो आके टीचर आ गई थी, उसने बोला भोली उठ जाओ। और ये कमांड नहीं था, आदेश नहीं था। कमांड का मतलब आदेश। तो बोले ये आदेश नहीं था, ये सिर्फ एक सजेशन था, एक सुझाव था। और भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ। स्वेट broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. तो जब उसने पूछा कि अब अपना नाम बताओ तो उसके पसीने छूट गए। स्वेट ब्रोक आउट ऑफ हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर से स्वेट ब्रोक मतलब पसीने छूटना, उसके सारे शरीर से पसीने छूट गए। उसके और दिमाग में क्या ख्याल हो रहा था कि क्या उसकी हकलाने वाली जीभ, वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, फिर बेइज्जती, डिसग्रेस का मतलब बेइज्जती, क्या फिर उसकी बेइज्जती कराएंगे उसके हकलाने वाली जीभ? कह रहे हैं कि कम से कम इस दयालु औरत के लिए
दयालु औरत कौन? उसकी टीचर। उसके लिए तो उसको नाम बता दो, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, ये हम मुझ पे नहीं हंसेगी। अगर अब हकलाऊंगी भी तो उसको यकीन था कि टीचर नहीं हंसेगी उस पर। भो शी बिगैन टू स्टैमर, फिर वो हकलाने लगी। वेल डन, द टीचर एनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ, द फुल नेम, भोली। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. तो टीचर ने उसको एनकरेज किया, उसकी हिम्मत बढ़ाने को एनकरेज कहते हैं। तो टीचर ने उसको एनकरेज किया कि हाँ हाँ तुम बोल सकती हो। फिर उसने वो बता दिया अपना नाम, और ये उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट लग रहा था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था उसके लिए, कि उसने जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली हो अपना नाम बता के। और सच बात थी कि जो स्टैमर करता हो उसने कम से कम एक पहला पड़ाव तो एक पूरा शब्द, पूरा पड़ाव पार किया। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली मतलब प्यार से। एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो टीचर ने उसको शाबाशी दी। पैटेड मतलब पीठ थपथपाना। तो टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई और उसको बोला कि ये डर को अपने दिल से निकाल दो। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, इस डर को अपने दिल से निकाल दो, फिर तुम सबके जैसा बोल सकोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली? तो भोली ने ऊपर ऐसे देखा, उसकी आंखों में जैसे ये सवाल हो, सच में? उसको मतलब वो इस बात पे यकीन करना चाहती थी। Yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? भोली nodded. तो टीचर ने कहा कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम सिर्फ रोज़ स्कूल आओगी ना? तो भोली ने nodded का मतलब हाँ में सर हिलाने को nodded लिखते हैं। No, say it aloud, तो उसने हाँ में सर हिलाया। तो टीचर ने कहा नहीं, जोर से बोलो, ये yes. And भोली herself was astonished that she had been एबल टू से इट। तो भोली ने बोला यस, 2-3 बार में यस बोल दिया, और भोली को खुद आश्चर्य हो गया। एस्टोनिश्ड मतलब आश्चर्यचकित का, हाईली सरप्राइज्ड को एस्टोनिश्ड बोलते हैं। तो वो खुद बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई कि उसने ये बात बोल दी। डिडंट आई टेल यू नॉट टेक दिस बुक? टीचर ने कहा देखा, बोला था ना, डिडंट आई टेल यू, अब एक किताब ले जाओ। तो उसको एक किताब दे दी। The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. तो अब इस भोली को एक टीचर मिल गई थी जो कि उसका दिमाग खोलने पे के लिए काफ़ी थी। टीचर उसको पसंद भी थी। टीचर बच्चों से डी को पढ़ाना जानती थी, उनको इनकरेज करती थी। तो उसने भोली को एक किताब दी, जिस किताब में खूब सारे जानवरों के रंगीन चित्र थे, और नीचे बड़े बड़े काले अक्षरों में शब्द भी लिखे हुए थे। इन 1 month you'll be able to read this book. Then I'll give you a bigger book, then a still bigger one. In time you'll be more learned than anyone else in the village. Then no one will ever be able to laugh at you. People will listen to you with respect, and you'll be able to speak without the slightest stammer. Understand? Now go home and come back early tomorrow morning. तो फिर टीचर ने उससे कहा कि 1 महीने में तुम ये जो किताब दी है मैंने, वो तुम पढ़ लोगी। फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी, फिर उससे भी बड़ी किताब दूंगी। तो देखिए कैसे मोटिवेट करी है, कैसे एनकरेज कर रही है। तो उसने बताया कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की होगी, और हकलाओगी भी नहीं। यू विदाउट दी स्लाइटेस्ट स्लैमर, थोड़ा सा भी नहीं हकलाओगी, बिना हकलाए हुए लगातार बोलोगी।
लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, तुम बिना हकलाए हुए बोल सकोगी और लोग तुम्हें इज्जत के साथ सुनेंगे। अब समझी? अब जाओ और कल सुबह सुबह आ जाना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life. तो देखिए एक शब्द यहाँ पे है थ्रॉबिंग, मतलब ज़ोर से धड़कना। तो अचानक भोली के सामने तो भोली की आंखें खुल गई, भोली की ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई। जैसी ज़िंदगी अब तक वो जी रही थी, एक टीचर ने आके उसको एनकरेजमेंट दे के, उसको रास्ता दिखा के उसकी आंखें खोल दी। ज़िंदगी में उसको अब आशा बंध गई। उसको ऐसा लग रहा था कि अचानक मंदिर की सारे गांव के मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, सारे पेड़ों पे लाल रंग के फूल खिल चुके हैं, मतलब खुश हो चुकी थी लड़की। 10 years passed. ऐसे साल बीतते गए. The village had become a small town. The little primary school became a high school. There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill. The mail train began to stop at their railway station. फिर साल बीतते गए और तरक्की होती गई. छोटा सा गांव एक छोटा सा कस्बा बन चुका था. वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल था हाई स्कूल बन गया था. वहाँ मेल ट्रेन रुकने लगी थी. गिनिंग मिल, गिनिंग मतलब जो रुई धुनते हैं, कॉटन गिनिंग, कॉटन की सफाई करके उसको धुन के काम लायक बनाते हैं, उसको गिनिंग मिल कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें थी, तरक्की काफ़ी हो चुकी थी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. तो एक रात खाना खाते समय रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि तो मैं बिशंबर का प्रपोजल का मतलब ऑफर, तो मैं बिशंबर का ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ, कबूल कर लूँ. यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड, भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. तो उसकी बीवी ने कहा हाँ, भोली ऐसा दूल्हा पाके, ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा बताए थे ना, तो ऐसा दूल्हा पाके बहुत किस्मत वाली होगी. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. तो बोले उसके पास, बिशंबर जिसकी भी बात हो रही है, उसके पास दुकान है, एक बड़ा घर है और हज़ारों रुपए बैंक में है. और उसकी पत्नी के लिए सबसे बड़ी बात थी, उसने ये कहा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है. That's right, but he is not so young, you know, almost the same age as I am, and he also limps. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. तो रामलाल ने कहा कि लेकिन तुम जानती हो उसकी उम्र लगभग मेरे जैसी है. लिम्प्स का मतलब आप जानते हैं, लंगड़ाना, और वो लंगड़ा के भी चलता है. उसके बच्चे जो है वो भी काफ़ी अब बड़े हो गए हैं. तो ये सारी कमियां रामलाल ने साफ साफ बता दी. सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. तो उसकी पत्नी ने कहा तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है. देखिए, लड़कियों के प्रति एक मानसिकता है, एक देश काल वातावरण, जिस समय में रहते हैं, जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई होती है, उस हिसाब से लोग समझते हैं. तो ये उस समय का प्रचलन है. ये रामलाल और उसकी वाइफ की डिस्कशन हो रही है. 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन. तो कह रहे कि 45-50 साल किसी आदमी के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ी उम्र होती है. नो ग्रेट एज, देखा है ना, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है. जब आदमी को कोई चीज़ माननी होती है तो वो उसकी सारी कमियों को भी अच्छाइयों में गिनने लगता है. वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept his proposal, she may remain unmarried all her life. तो उसकी पत्नी ने अब आगे कहा कि हम किस्मत वाले हैं कि ये बिशंबर इस गांव के नहीं है, दूसरे गांव के हैं. उनको हमारी बेटी के पॉक मार्क्स यानी शरीर पे जो निशान है और उसके बेवकूफ़ होने वाली बात पता नहीं है. और अगर हमने अभी उसका प्रपोज़ल, उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो भोली सारी ज़िंदगी बिना शादी के रह जाएगी, अनमैरिड ऑल हर लाइफ. देखिए कैसे क्या अब इनके, आप समझ सकते हैं कि उस घर में माँ बाप बच्चे और ये हर एक कैरेक्टर की अलग अलग डिफाइन कर रहा है कि वो सोचते क्या हैं. गलत सोचते हैं, सही सोचते हैं, आपके हिसाब से वो बातें अलग हैं, लेकिन आप लोगों का सोचना समझने की कोशिश कीजिए.
यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। तो रामलाल ने कहा लेकिन हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ, बट आई वंडर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। विटलेस का मतलब बेवकूफ़ होता है, विटलेस। तो बोला वो बेवकूफ़ क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। तो रामलाल ने मटर्ड, मटर्ड मतलब मरमर, बुदबुदाना। तो रामलाल ने धीरे से कहा कि हाँ, हो सकता है तुम सही कह रही हो। In the other corner of the courtyard, Bholi lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. तो कोर्ट यार्ड में सामने के जो दलान सी थी वहाँ पे भोली चारपाई पे लेटी हुई थी और अपने माँ बाप की ये बातें सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। तो बिशंबर नाथ परचून की दुकान चलाते थे अच्छे खासे। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। तो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शादी के प्रोसेशन में, शादी का सब जयकारा लगता हुआ, प्रोसेशन मतलब इन रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। तो अपने रिश्तेदार, दोस्तों, नातेदारों के साथ शादी में बहुत सारे लोगों को लेकर आया। ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। तो जिस प्रोसेशन निकलता है, बहुत सारे लोग जमा होकर जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसको प्रोसेशन कहते हैं। तो शादी में भी यही होता है। तो बहुत सारे लोग, बैंड पार्टी वहाँ बज रही थी, हिंदी फिल्मों, इंडियन फिल्म का गाना बज रहा था और दूल्हा ब्राइड ग्रूम जैसा बैठता है घोड़े पे बैठ के सबसे आगे चल रहे थे। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल बहुत खुश हो गया। पॉम्प एंड स्प्लेंडर, दिखावा। पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब दिखावा। ये दिखावे को देख कर रामलाल तो बहुत खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर would have such a grand wedding. Bholi's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. Envious मतलब जलन होना। तो इतने सारे देख दिखावे के साथ आया था, इतनी बड़ी बारात लेके आया था, बाजा गाजा बज रहा था, हिंदी फिल्मों के गाने बज रहे थे, इंडियन फिल्म के। तो उसकी बहनें उससे जल रही थी और रामलाल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी लड़की, जिसको पॉक मार्क्स हैं और जो थोड़ी बेवकूफ़ सी जिसको समझते हैं, उसकी शादी इतने गाजे बाजे के साथ होगी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Auspicious moment मतलब शुभ मुहूर्त। तो जब शुभ मुहूर्त आया तो प्रीस्ट ने, पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को ले आइए। ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा। तो उन्होंने कहा दुल्हन को लाइए। भोली क्लैड इन द रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। क्लैड मतलब पहनना, पहने हुए। तो भोली क्लैड इन a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। तो भोली, जिसने लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी, उसको दूल्हे के पास जो सेक्रेड फायर मतलब जो पवित्र आग है, सेक्रेड फायर का मतलब होता है पवित्र आग, उस पवित्र आग के पास ले आया गया। उसको दूल्हा दुल्हन को एक साथ बिठाया गया। गार्ल एंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। तो बिशंबरनाथ के एक दोस्त ने, प्रॉम्प्टेड का मतलब पहले बताया, बताना, आगे बढ़ के बताना। कोई काम होने से पहले बता देते ना, बता देते कि ये काम कर लो। तो उसने प्रॉम्प्ट किया कि अब जयमाला पहनाओ दुल्हन को। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑन येलो मैरीगोल्ड्स ऑफ येलो मैरीगोल्ड। तो पीले रंग के गेंदे के फूल से बने हुए हार को, गार्लैंड को, माला को दूल्हे ने उठाया। A woman slipped back the silken veil from the bride's face। silken veil रेशम का कपड़ा होता है जिससे मुंह ढकते हैं। वेल वो होता है जिससे कोई चीज़ ढकी जाती है। तो रेशम का, उससे उसने अपना सर ढक रखा होगा, तो वो हटाया ताकि उसको माला पहना सके। तो उसको स्लिप बैक किया, व्हील को पीछे खींचा दुल्हन के चेहरे से। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। क्विक ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब एक नज़र देखना। तो एक जल्दी से एक नज़र बिशंबर ने देखा। द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड इन हिज हैंड्स।
द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस। तो विशंबर ने देखा दुल्हन को, जब दुल्हन के सर से वो वेल हटाया गया, उसने अचानक देखा और हाथ में उसके गार्लैंड था, पॉइज्ड, द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड। पॉइज मतलब रुका हुआ, जहाँ था वहीं, माला उठा के वैसे ही खड़ा रहा वो। और दुल्हन ने फिर वापस खींच लिया अपना वेल नीचे। सो वॉट, हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। तो बिशंबर ने अपने दोस्त जो बगल में खड़ा था उससे कहा कि क्या तुमने इसको देखा है पहले? शी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। तो उसने फिर बताया, उसने तो अब देख लिया, जो ग्लांस किया था उसने देख लिया कि दुल्हन के चेहरे पे तो दाग है। सो वॉट, यू आर नॉट रनिंग, नॉट यंग ईदर। तो उसने उसके दोस्त ने उसको वापस जवाब दिया, तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो अब। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज़। तब उसने कहा कि हाँ, हो सकता है मैं जवान नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे इससे शादी करनी है तो इसके बाप को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2,000 रुपीज़। तो रामलाल अपनी टोपी लेके फिल्मी तरीके से पहुंच गया उसके, अपना ऑनर, अपनी इज्जत, हिज ऑनर लिखा है ना, हिज ऑनर, टोपी ऑनर का प्रतीक होती है, उसकी पगड़ी ऑनर का, इज्जत का प्रतीक है, उसके चरणों में रख दिया विशंबर के। उसने कहा कि 5,000 ऐसा मत करो, मेरी बेइज्जती मत करो, 2,000 रुपये ले लो, टेक 2,000 रुपीज़। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, ह्यूमिलिएट मतलब बेइज्जती करना, मुझे बेइज्जत मत करो। नो, 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। तो विशंबर ने कहा नहीं, हम 5,000 लेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। कंसिडरेट, समझने वाले, समझदार, दूसरे की हालत को समझिए। तो उसने कहा कि थोड़ा मेरी भी हालत को समझिए, अगर ऐसा हो गया तो मैं गांव में अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, फिर कभी शक्ल नहीं दिखा सकूँगा। देन आउट विथ 5,000। तो राम विशंबर ने कहा ठीक है, फिर 5,000 रुपये निकालो, शक्ल दिखानी है गाँव को। तो ये तो पूरा उसके फ़ायदा उठा रहा था उसकी सोच का। Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो उसका रोता हुआ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, स्ट्रीमिंग डाउन मतलब जैसे नदी बहती है, स्ट्रीम की तरह धारा बह रही थी, उसके चेहरे से आंसुओं की धारा बह रही थी। तो इस हालत में वो अंदर गया, उसने निकाला अपना सेफ, खोला, नोट काउंट किए, काउंटेड आउट द नोट्स, और ले जाके उसके चरणों में रख दिए। किसके? विशंबर के, ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हे के। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। तो विशंबर के लालची चेहरे पे, ग्रीडी फेस, अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल, एक विजयी मुस्कान, ट्रायम्फेंट स्माइल, विजयी मुस्कान। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन। तो उसने जुआ खेला, उसने तो जुआ ही खेला था ना, देगा देगा नहीं देगा, जुआ खेला और जीत गया। गिव मी द गार्लैंड। तो उसने कहा कि मुझे माला दो, अब माला पहनाने को तैयार था। तो उसको 5,000 रुपये मिल गए थे, अब उसका जो गैम्बल था वो पूरा हो गया था, उसको पैसा मिल गया था भाई, अब काय बात की टेंशन है। Once again the wheel was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. तो एक बार फिर व्हील, जो चादर जैसी थी, जो सिल्क की व्हील थी, सिल्क का कपड़ा था, घूंघट, तो उस घूंघट को एक बार फिर हटाया गया, लेकिन इस बार दुल्हन की आंखें नीचे नहीं थी, वह नॉट डाउनकास्ट, नज़र नीचे करके वो नहीं थी, अब ऊपर देख रही थी सामने। आप देखते हैं भाई, ये तो ऊपर देखने लगी। ये सारे आपको पॉइंट कर रहे हैं कि उस लड़की के, भोली के दिमाग में उस समय जब इतना सब कुछ चल रहा है, तो वो लड़की भी ये सारी चीज़ें सुन रही होगी, सोच रही होगी और समझने की कोशिश कर रही होगी। तो देखिए अब वो क्या करती है। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। तो वो सामने देख रही थी, सीधे, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मतलब फ्यूचर, तो अपने भविष्य में होने वाले पति को सीधा देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वाज नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। तो उसके देखने में, उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था,
घृणा भी नहीं थी, सिर्फ कंटेम्प्ट था। अब देखिए इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। एंगर होता है गुस्सा, हेट का मतलब होता है नफ़रत, ये लिखा है ना, नॉर हेट, नाइदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट। सिर्फ ठंडी नज़रों से देख रही थी कि उसको ये आदमी पसंद नहीं है। आप समझ रहे हैं, वो नज़र जिसमें गुस्सा भी नहीं, क्योंकि अभी तो उसका पति बना नहीं था, प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड था, फ्यूचर हस्बैंड था। जब आप किसी को भी न घृणा से न गुस्से से, सिर्फ आप उससे कोई नाता संबंध नहीं रखना चाहते, उसको कंटेम्प्ट कहते हैं। जो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद ना हो, उससे किसी भी तरीके का संबंध ना रखना चाहें। विशंभर रेज द garland टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। तो उसने अपना हाथ उठाया विशंबर ने माला पहनाने को दुल्हन के गले में। बट बिफोर ही कुड डू सो, भोली's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. तो अब भोली इतना सब सुनने के बाद उसने जो नेक्स्ट एक्शन लिया, उसने हाथ उठाया माला पहनाने को, लेकिन एक तेज बिजली की तरह उसका हाथ बाहर निकला, लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली की कड़क, कड़क जो होती है, एक लाइन बनती है सीधी, उसको स्ट्रीक बोलते हैं। तो वैसे उसका हाथ निकला अचानक और माले को ऐसे हवा में उछाल दिया, जो कि आग में गिर गया, और अपना घूंघट भी ऊपर उठा लिया। देख रहे हैं आप, अब नाराज हो गई ये लगता है। पिताजी, सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, एंड her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्लैमर। तो उसने बोला पिताजी, अभी बस इतना ही बोला था। तो उसके माँ बाप भाई बहन पड़ोसी किसी ने उससे बात ही नहीं की थी कभी घर में, कोई उसको कुछ समझता ही नहीं था, सब बेवकूफ़ समझते थे। तो उसने बस अभी पिताजी बोला था, अभी तो उसने कुछ अपनी बात भी नहीं की, तो बिना हकलाए हुए बोल गई ये पूरा। सारे लोग सरप्राइज हो गए, विदाउट द स्लाइटेस्ट स्लैमर। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो उसने कहा पिताजी अपने पैसे वापस ले जाओ, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक। थंडर स्ट्रक मतलब जैसे बिजली गिर गई हो, तो रामलाल के तो ऊपर जैसे बिजली गिर गई। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस। तो जो गेस्ट आए थे, जो मेहमान आए थे, वो विस्पर करने लगे, फुसफुसाने लगे, सो अगली सो शेमलेस, बोले बड़ी बेशर्म है, कितना गंदा दिखती है। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। तो रामलाल ने हल्ला किया, शोर मचाया कि भोली तुम पागल हो क्या? यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। तो तुम अपने परिवार की बेइज्जती करना चाहती हो। डिसग्रेस का मतलब हम बात कर चुके हैं, तुम हमारे परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो, अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो, कुछ हमारे इज्जत का ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। तो बोला आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस लंगड़ाते हुए बुढ़े आदमी से शादी करने वाली थी, बात तो सही थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, आई वोंट आई वोंट आई वोंट। बोला लेकिन मैं इस मतलबी, मीन, देखिए शब्द है, क्या क्या उसको संबोधित किया, विशेषण, मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल। मीन है, मतलबी है, लालची है, और जिससे कोई मतलब नहीं रखना चाहे, ऐसा आदमी है कंटेम्प्टेबल। एंड कावर्ड, डरपोक, सारे विशेषणों से संबोधित कर दिया। बोले इस आदमी को मैं अपना पति नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। व्हाट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। तो सभी लोग वहाँ पे जो आए थे, भाई घर के लोग भी आए होंगे, आसपास के भी लोग आए होंगे, वो कह रहे हैं कि कितनी बेशर्म लड़की है, और हम लोग सोचते थे कि ये गूंगी गाय है। देखा, लोगों का जो दिमाग में जो सोच होती है ना, एक एक मिनट में बदल जाती है। आप कुछ कीजिए कुछ सोचेंगे, कुछ और कर दीजिए कुछ और सोचेंगे। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्रिवन काउ। तो टर्न्ड वायलेंटली, हिंसक हो गई वो, अब गुस्से में थी बहुत ज़्यादा, उसके
आपकी भी बेइज्जती हुई थी, उसकी भी हो रही थी, तब वो हिंसक हो चुकी थी। लेकिन बात कर रही थी, हिंसक का मतलब मार पीट नहीं कर रही थी, वो अपने विचारों में हिंसक हो गई थी। तो हिंसक रूप में वो पलट के बोली बूढ़ी औरत से, जिसने कहा था कि कितनी बेशरम लड़की है, हम तो सोचते थे कि ये गूंगी गाय है। तो उसकी तरफ पलटी और बोली, हाँ आंटी, आप सही हैं। आप सब लोग तो अब तक यही सोचते थे कि आई वॉज ए डम ड्रिवन काऊ, मैं गूंगी गाय हूँ जिसको जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हो, डम ड्रिवन काऊ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, तुम बिना दिल वाले इस आदमी हार्टलेस क्रीचर को इसीलिए मुझे दे रहे हो क्योंकि तुम मुझे गूंगी गाय समझते हो, इसीलिए तो तुम लोग इस जितना कावर्ड विशेषण और भी तो दिए थे ना, ऐसे आदमी को दे रहे हो। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर? तो उन्होंने कहा कि लेकिन अब ये गूंगी गाय, ये हकलाने वाली बेवकूफ़ अब बोल रही है, अब और सुनना चाहते हो कुछ? अब देखते हैं बूढ़ी आंटी क्या कहेंगी कि हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ, आज तो तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है। आपको लगता है ऐसा होगा? बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, तो बिशंबर नाथ जो ग्रोसर था, जो परचून की दुकान वाला था, वो वापस अपनी पार्टी वार्टी जो लेकर आया था भयंकर से लोग, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, वो सारे लेके वापस जा रहा था। द कंफ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, तो जो कंफ्यूज्ड, जो बेचारे समझ नहीं पा रहे थे, जो बैंड बाजे वाले थे, लिखा है ना कंफ्यूज्ड बैंड्समैन, नॉट इन द स्टेट ऑफ थिंकिंग, नॉट विद इन अनेबल टू थिंक, उसको कंफ्यूज कहते हैं। तो जो कंफ्यूज बैंड में, तो उनको लगा कि अब सब कुछ बंद हो रहा है, ख़त्म है, उनको तो अंदर का कुछ पता नहीं ना, वो तो बाहर बजा रहे होंगे ना, तो उनको लगा कि कुछ है, तो उन्होंने बंद वाला भी, बंद के लिए भी जब प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके लिए भी एक गाना लाए थे, तो वो भी क्लोजिंग सॉन्ग भी उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड ऑन द ग्राउंड, हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, तो रामलाल ज़मीन में जड़ जड़ खड़ा था, रूटेड, जड़ की तरह, माने फिक्स हो गया था, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। उसका सर नीचे झुका हुआ था, हिज हेड बाउड डाउन, नीचे झुका हुआ था, विद शेम एंड ग्रीफ, विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, अपने बेइज्जती के दुख में उसका सर लगातार झुका हुआ था और वो एक ही जगह खड़ा था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो पवित्र आग वहाँ जल रही थी शादी के लिए, वो धीरे धीरे बुझ गई। Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" तो राम, जब ये सब हो गया, आग भी बुझ गई, तो रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और उसने कहा कि लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? कोई तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ क्या करें? भाई किसी भी बाप के मन में ये ख्याल तो आएगा, ये सोचेगा ही। तो उसने भोली से ही पूछा, दुखी तो वो था ही। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, काम एंड स्टडी का मतलब स्थिर और बिना हकलाए हुए, स्टडी का मतलब लगातार बोलना, जो कि उसकी आवाज़ शांत थी और स्थिर थी। सुलेखा ने, उसका असली नाम सुलेखा है, आपको याद है ना, उसका नाम सुलेखा था, बोली तो सारे गांव वाले बोलते थे। तो सुलेखा ने अपनी आवाज़ स्थिर और शांत आवाज़ में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच in the same school where I learned so much. Isn't that right, मैम? तो उसकी मैम भी आई होंगी उसकी शादी में। तो उसने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो, डोंट यू वरी पिताजी, तो आप चिंता मत करो, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं और आपकी और आप और मम्मी की सेवा करूंगी, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल से मैंने इतना सब कुछ सीखा है। और उसकी मैम भी वहाँ थी, उनको उससे पूछा कि सही बात है ना मैम? The teacher had all along stood in a corner watching the drama. तो टीचर तो सारे ही, जब सही ये सब कुछ हो रहा था, टीचर भी आई होगी भाई, शादी में अपने स्टूडेंट की आई होगी वो, तो वो तो वहाँ खड़ी ही थी, सब सारा ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, शी रिप्लाइड, तो उसने भोली से कहा, हाँ भोली बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और उस टीचर की आंखों में संतुष्टि थी, डीप सेटिस्फैक्शन, गहरी संतुष्टि थी उस टीचर को। कैसी संतुष्टि थी वो, उसको कंपेयर कर रहा है, वैसी ही संतुष्टि थी जब कोई आर्टिस्ट
अपना एक मास्टरपीस चित्र बना ले, या सॉन्ग बना ले, या लिरिक्स बना ले, या ट्यून बना ले, वो बनाने के बाद जो संतुष्टि, आत्मीय संतुष्टि, गहरी संतुष्टि मिलती है, उतनी ही संतुष्टि उस टीचर को मिल रही थी भोली का ये, या वहाँ जब ड्रामा जैसे ख़त्म हुआ उसको देख के, क्योंकि उसी ने भोली को बनाया था ये। तो ये इंटरेस्टिंग है। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आप देखिए, ज़रूर बहुत अच्छे वर्ड्स, ये मीनिंग इंग्लिश में दिए हुए हैं। स्टोरी के संदर्भ में तो हम लोग डिस्कस करते समय सारी चीज़ों का की बातें करते गए हैं। ये क्वेश्चन है, भोली हैड मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, what made her feel that she was going to a better place than her home? तो भोली को बहुत सारी एप्रीहेंशन का मतलब संदेह, तो भोली को बहुत सारे संदेह थे स्कूल जाने के बारे में, लेकिन उसको क्यों ऐसा लगा कि वो जहाँ भी जा रही है वो बेहतर जगह है। हमने कहा ना, उसको नहलाया धुलाया गया, चंपा का वो पुराना कपड़ा जो धुल के साफ़ सुथरा करके दिया गया, जबकि पहले कोई धुलता नहीं था उसके कपड़े, नया, उसके बाल गंदे रहते थे। तो इतना सब जब साफ़ सफाई उसकी हुई, तब उसको लगा, देन शी न्यू दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस एंड इट वुड बी बेटर देन हर होम बिकॉज शी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड नाइसली। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग दी कोर्स ऑफ अ लाइफ? तो भोली की टीचर ने कैसे किया? उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसको एजुकेशन मटेरियल दिया, उसको सही गाइडेंस, दिशा, एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें दी। इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री to an unequal match? Why did she later reject the marriage? What does this tell us about her? तो पहले भोली ने क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? वो भाई अनइक्वल मैच तो था ही, एक जैसा तो था ही नहीं। वो यंग लड़की थी, वो बुढ़ा आदमी था, लंगड़ाता था, इतनी सारी उसमें ऐसी शादियां तो होती नहीं है, तो वो अनइक्वल मैच था। तो पहले उस अनइक्वल मैच के लिए क्यों हाँ कर दिया था? वहाँ बोला है ना कि आई एक्सेप्टेड दिस अनइक्वल मैच बिकॉज ऑफ रामलाल, बिकॉज शी केयर्ड अबाउट रामलाल इज्जत, ऐसे लिखा है ना, ये लिख दीजिएगा। और बाद में मना क्यों किया? बिकॉज शी फाउंड आउट दैट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड वॉज कावर्ड। वो जितने विशेषण दिए हैं ना, सारा लिख दीजिए, कावर्ड, ग्रीडी, मीन, ठीक है। तो इसलिए मना कर दिया। और ये चीज़ें, व्हाट डज दिस टेल अबाउट हर? दैट शी वॉज अ वेरी थॉटफुल गर्ल। अगर एक सेंटेंस में लिखना हो तो बोल देंगे, ऑल दिस टेल्स दैट भोली वॉज अ वेरी थॉटफुल गर्ल, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन वॉट शी वॉज डूइंग। ऐसा नहीं था कि बेवकूफ़ी में सारे काम कर रही थी, वो सोच समझ के करती थी। भोली's रियल नेम इज सुलेखा। वी आर टोल्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग, but only in the last but one paragraph of the story is Bholi called Sulekha again. Why do you think she is called Sulekha at the point at that point in this story? तो सबसे शुरुआत में बताया गया है कि सुलेखा उसका नाम है, फिर अंत में जाके उसको फिर नैरेटर सुलेखा लिखता है। क्यों? क्योंकि जब बच्ची पैदा हुई थी तब भी उसका दिमाग तेज था, बहुत अच्छा था। अब फिर और लास्ट में आके उसने फिर कुछ ऐसा काम किया जिससे साबित होता है कि उसका दिमाग तंदुरुस्त था, तेज था, एक नॉर्मल लड़की थी, बिना हकलाए हुए बोल सकती थी। इसलिए कॉन्फिडेंस को देखते हुए, एक नॉर्मल लड़की को देखते हुए उसका नाम सुलेखा। बहुत अच्छा इनपुट है ये, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट में क्या पूछा है। भोली स्टोरी मस्ट हैव मूव्ड यू। डू यू थिंक गर्ल चिल्ड्रन आर नॉट ट्रीटेड एट पार with boys? You are aware that the government has introduced a scheme to save the girl child as sex ratio is declining. The scheme is called Beti Bachao Beti Padhao. Save the girl child. Read about the scheme and design a poster in groups of 4 and display on the school notice board. तो आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा, तो उसके बारे में नेट पे और सर्च कीजिए, पोस्टर्स बनाइए, अच्छे अच्छे चित्र बना सकते हैं। लड़कियों के साथ काफ़ी चीज़ें हम प्रेजुडिस्ड वे में हमारे समाज में होती रहती हैं जिसको हम सोचते नहीं हैं। लड़कियों और लड़कों के साथ अलग अलग तरीके का पालन पोषण किया जाता है, हालांकि अब ये बहुत कम हो चुका है, ठीक है, धीरे धीरे ये कम होता ही जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो इस पर आप पोस्टर्स बना सकते हैं। चलिए, ये चैप्टर आपका लेसन नंबर 9 ख़त्म हुआ, भोली, आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेसन में फिर बात करेंगे। थैंक यू।